हमारे साथ जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी। गडकरी जी नमस्ते, स्वागत है आपका। नमस्कार। गडकरी जी, आपकी नज़र में ये लॉकडाउन कामयाब रहा? देखिए, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि जिस जिस परिस्थिति में जो निर्णय करने लायक थे वो सरकार ने किए, और निर्णय केवल भारत सरकार ने नहीं किए हैं। निर्णय लेने के पहले प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा की, कैबिनेट सेक्रेटरी ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से चर्चा की, और हमारे जैसे जो मंत्रियों पर राज्यों की जिम्मेदारी थी वहाँ का फीडबैक लिया गया, और उसके बाद में विचारपूर्वक ये निर्णय किए गए हैं। ये सामूहिक रूप से सबसे विचार करके किए गए हैं। अब इस निर्णय के बारे में इसकी चर्चा करना, तो किया तो क्यों किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, इस प्रकार की राजनीति इसके ऊपर होना उचित नहीं है। ये समय हम सब लोगों ने जात पंथ धर्म भाषा पार्टी और राजनीति से ऊपर उठकर, देश संकट से गुजर रहा है, हम सब लोगों ने आज इसके ऊपर उठकर विचार करना ही देश के लिए उचित होगा। एक बार संकट समाप्त होने के बाद लोकतंत्र है, जिसको जो भी करना है वो कर सकते हैं। अभी तक दिल्ली में तो बहुत बड़ा संकट होता जा रहा है और आपने राजनीति और उसकी बात की। अब वो दिल्ली सरकार, मैं आपके मंत्रालय से हटके थोड़ा सा सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज ही एकदम से मामला गर्मा गया, और आप जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तभी ये पार्टी आई, और ये दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने वाला मामला शुरू हुआ। अब वो कह रहे हैं कि साहब बेड जो हैं 2 लाख चाहिए होंगे, केंद्र सरकार हॉस्पिटल अपने नहीं दे रही है, या हमारे हॉस्पिटल दिल्ली के लिए होने चाहिए। इस सब पर क्या करना चाहिए, इसका इलाज क्या है? लोग ये देख रहे हैं कि ये दोनों सरकारें लड़ रही हैं। देखिए, पहली बात तो ऐसी कि भारत सरकार इस समय सभी राज्य सरकारों के साथ खड़ी है जी। अड़चने और दिक्कतें बहुत बड़े प्रमाण पर है, और पेशेंट की संख्या बढ़ रही है। इस समय मीडिया में विषयों की चर्चा करने के बजाय सरकारी स्तर पर मंत्री के बीच में बैठकर चर्चा करके अपने प्रॉब्लम को सुलझाना उचित होगा। ये तू मैं पहले ही तो लोग निगेटिविटी में काफ़ी जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन है, निराशा है। इस बार पॉजिटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस निर्माण करने की आवश्यकता है, और इस प्रकार के विवाद लोगों में और नैराश्य पैदा करता है। तो मैं मानता हूं कि ये हम लोग आपस में चर्चा कर सकते हैं, और चर्चा करके अगर कोई अड़चन होगी तो उसको सुलझा सकते हैं। यही ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसा मेरा सुझाव है। नितिन जी, अब आपके मंत्रालय की बात, और कमाल देखिए कि मैं थोड़ी सी यहाँ पर मस्का पॉलिश करता हूँ और ये कहता हूँ कि जहाँ वो जो डायलॉग है ना, फिल्मी डायलॉग की, जहाँ मैं खड़ा हो जाता हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है, आपके साथ कुछ वैसा ही है। ये एमएसएमई मंत्रालय जब मिलता है किसी को तो वो एक एडिशनल मंत्रालय माना जाता है, उसकी उतनी अहमियत नहीं मानी जाती थी, और अचानक से ये मंत्रालय देश का सबसे अहम मंत्रालय बन गया, और नितिन गडकरी उसके इंचार्ज हैं। अभी बताइए कि चाइना, ये बात कही जा रही है कि चाइना में जो हो गया उसके बाद लोग इस मंत्रालय को देख रहे हैं, यहां से देश आगे बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए चाइना से compete करने के लिए हमने कुछ तैयारी क्या है हमारी? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हमारे देश के ग्रोथ में, जीडीपी ग्रोथ में 29% एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन है जी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे देश का जो एक्सपोर्ट है वो 48% एमएसएमई से होता है। और तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि अभी तक इस डिपार्टमेंट ने 11 करोड़ जॉब क्रिएट किए हैं, और इसमें जो विलेज इंडस्ट्री का टर्नओवर है वो 88,000 करोड़ का है। तो स्वाभाविक रूप से ये मंत्रालय हमारी इकोनॉमी का बैकबोन है, और इसलिए गरीबी दूर करने के लिए नए रोजगार निर्माण करना बहुत आवश्यक है। और नए रोजगार निर्माण करने होंगे तो एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, इंपोर्ट को कम करना होगा, और हमारे देश की इकोनॉमी को मजबूत करना होगा। और इसीलिए निश्चित रूप से इस मंत्रालय का महत्व, अहम महत्व है, और मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे देश में आने वाले समय में इस मंत्रालय के द्वारा जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो सपना प्रधानमंत्री जी का है, और 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों बातों का संबंध मेरे दोनों मंत्रालय से है, और पूरी ताकत लगाकर ये सपना पूरा करने के लिए हम रात दिन कोशिश कर रहे हैं। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि अभी तक भी नम्रतापूर्वक ये भी कहूँगा कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए जी जी। कि जो मैं कहता हूँ वो निश्चित रूप से पूरा होता है, चाहे कितना भी कठिन काम हो, पर उसके लिए रात दिन मेहनत करके पूरा करना। और ये कोई मेरे अकेले के कारण नहीं हो रहा है,
मेरे दोनों डिपार्टमेंट के मेरे अधिकारी, मेरे इंजीनियर्स रात दिन काम कर रहे हैं और एक टीम के रूप में हम निश्चित रूप से यशस्वी होंगे और ये जो संकट का समय है इससे हम बाहर निकलेंगे। कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है वो तो जीतेंगे ही, पर उसके साथ साथ आर्थिक लड़ाई भी जीतेंगे और इस संकट से उभर कर एक शक्ति के रूप में बाहर आएंगे। और मैं मानता हूँ ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। अब जो उदाहरण के लिए बताता हूँ कि हमारे यहाँ पहले ये जो पीपी किट का शॉर्टेज था, अभी 2-2.5 महीने पहले हमने चाइना से एक हवाई जहाज भर के पीपी किट लाई थी। जी जी। आज हम लोग 5 लाख पीपी किट हमारी एमएसएमई इंडस्ट्री तैयार कर रही है और मैंने पीयूष जी को प्रार्थना की कि अब हमको एक्सपोर्ट करने की अनुमति दो और अब दुनिया भर में हम पीपी किट एक्सपोर्ट करना शुरू कर रहे हैं, शुरू हुआ है। हमारे यहाँ जो सैनिटाइज़र थे वो 1200 रुपये लीटर भाव हो गया था। मैंने सब शुगर मिल को कहा, प्रधानमंत्री ने कहा चावल से सैनिटाइज़र बनाओ और आपको वो इतने बड़े प्रमाण पर अब काम शुरू हुआ है कि यह 160 रुपये लीटर रेट आया है। अब पूरे कनाडा, अमेरिका से लेकर दुबई तक, दोहा सब तक अभी हम लोग अब सैनिटाइज़र एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है और हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है कि हमारी सबसे बड़ी पॉपुलेशन यानी मार्केट हमारे पास है, स्किल्ड मैन पावर है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है, हमारे पोर्ट जो है वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बन गए हैं अभी। और ऐसे स्थिति में मुझे लगता है कि हम निश्चित रूप से इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी को लाए, अपग्रेडेशन करें टेक्नोलॉजी को। लोग हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अब तो दुनिया के देश हर चीज़, आपको पता ही है कि वर्ल्ड की स्थिति कैसी है, मैं कोई विवाद में नहीं गिरना चाहता, पर अब लोग हिंदुस्तान को प्रीफर कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है और इसका फ़ायदा लेकर हम ताकत से, आत्मविश्वास के साथ और पॉजिटिविटी के साथ आगे जाए तो निश्चित रूप से ये सपना पूरा होगा। नहीं, चाइना अभी जो लोग प्रेफर कर रहे हैं चाइना से, वो चाइना में क्या है कि लोकल लेवल पर अधिकारियों में कंपटीशन होता था कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री आए, हमारे यहाँ इंडस्ट्री आए और फिर उनको वो बेनिफिट देते थे। वो वाला सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन अधिकारियों को किस तरीके से, क्योंकि आप मंत्रालय जब चलाते हैं तो ऐसा सुना जाता है, माना जाता है कि आप अधिकारियों को थोड़ा, मैं शब्द और नहीं मेरे पास इसलिए कह रहा हूँ, टाइट करके रखते हैं। यहां पर भी आपने कुछ टाइट किया है? कुछ मैं कोई टाइट वगैरह अधिकारियों को नहीं करता। मैं मानता हूं कि अधिकारी और मंत्री एक टीम है और मैं अक्सर अपने लाइफ में एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट व्हेन ए एंड बी कम्स टुगेदर, थिंक्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर, तो ए प्लस बी ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका इक्वेशन में जवाब आता है मैथमेटिक्स में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी एंड ट्वाइस ए बी इज ए रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव टीम स्पिरिट। मैं कोई अकेला काम नहीं करता, मेरे सेक्रेटरी, मेरे अधिकारी, मेरे इंजीनियर्स भी रात दिन काम करते हैं। अगर अच्छे काम करने का श्रेय केवल मुझे अकेले को नहीं है, उन सब लोगों के भी परिश्रम को है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि मैं कहता हूँ कि आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। मुझे निर्णय करने वाले अधिकारी पसंद है, डॉजिंग करने वाले, डाइवर्ट करने वाले, फाइल इधर उधर घूमने वाले लोगों से मैं नाराज़ होता हूँ। मैं ये कहता हूँ निर्णय क्या करना आपका अधिकार है, आप करिए, पर निर्णय करिए। और ट्रांसपेरेंसी, टाइम बाउंड निर्णय प्रक्रिया और करप्शन फ्री सिस्टम, ये हमारी प्रायोरिटी। और मैं पिछले 5 साल में, मैं जब मंत्री था तो 17 लाख करोड़ के काम हमने अवार्ड किए, पर एक भी आरोप नहीं हुआ कि कोई भ्रष्टाचार हुआ है। मैं एक कॉन्ट्रैक्टर को कभी अपना काम अवार्ड करने के लिए मेरे पास आना पड़ा। हम पूरी तरह, एक बात ये भी है कि क्वालिटी में कोई खराबी करेगा तो मैंने कड़े शब्दों में कहा था कि याद रखना, आपको मैं ठीक करे बिना मैं नहीं रहूँगा। दीज आर द एसेट ऑफ माई कंट्री। और दूसरा, हमने बड़े प्रमाण पर पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाई। आपको आश्चर्य लगेगा कि मैं शिपिंग का मंत्री था, हमारा बजट था 800 करोड़ का, तो 5 साल का बजट होता है 4000 करोड़ का। और हमने शिपिंग में एक सागरमाला करके प्रोजेक्ट लिया था 16 लाख करोड़ का, और 6.5 लाख करोड़ के काम भी उस समय पूरे हो गए। इस देश में पैसे की कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, इस देश में काम करने वाले की कमी है। यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन, अप्रोप्रिएट विजन फॉर डेवलपमेंट। और देश के लिए, समाज के लिए काम करने की कटिबद्धता होगी तो हम लोग बहुत कुछ काम कर सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। और इसी टीम स्पिरिट में हम लोग काम कर रहे हैं। मेरा मतलब अधिकारियों से ये था कि जो चाइना में जैसा होता है ना कि वो जो कंपटीशन होता है लोकल लेवल पे, अधिकारियों में सुना जाता है कि वो बिजनेस को अपने एरिया में अट्रैक्ट करने के लिए, वो जब तक हम नहीं करेंगे तो हम चाइना से कैसे कम्पीट करेंगे? उसके लिए सरकार क्या करेगी? हमारे कानून तो ऐसे हैं नहीं।
देखिए, आपने जो विषय रखा वो एक फिलॉसफी है। हम्म। कभी कभी एक व्यक्ति ने, एक फिलोसोफर ने कहा था कि सरकार की विशेषता ये होती है, वो हमारे सरकार के, वो एक सरकार के बारे में उन्होंने कहा था कि अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं मिलता और बुरे काम करने वालों को सज़ा नहीं मिलती। तो मंत्री का काम यही होता है कि जो अच्छा काम करता है उसको मॉरली सपोर्ट दे, उसके पीछे खड़े रहे, उसका अभिनंदन करें। अभी मैं नागपुर में हूँ, हमारे यहाँ इरिगेशन में एक सुरवे करके अधिकारी थे, उन्होंने 3 साल यहाँ काम किया और विदर्भ के जैसे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, यहाँ 3.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन सिंचाई के नीचे लाई। तो मैंने पब्लिकली पत्रक निकालकर अखबारों के द्वारा उनका अभिनंदन किया और मैंने कहा कि ये अधिकारी ने हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, हम इसको भूल नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं अच्छे काम करने वालों को अगर हम लोग उसके पीठ पर हाथ रखते हैं तो उसकी काम करने की शक्ति दुगना बढ़ती है। और जैसे मैंने कहा कि मेरे डिपार्टमेंट में कोई अच्छा है केवल मेरे कारण नहीं है, अगर वो काम अच्छा है तो मेरी टीम अच्छी है, मेरे सेक्रेटरी से लेकर छोटे छोटे अधिकारियों तक रात दिन काम करते हैं और सबके मिले जुले प्रयासों का ये परिणाम है। और एक बात ज़रूर है कि उसको बुलडोज करना और काम के लिए लगातार फॉलोअप करना। मैं बहुत बार कहता हूँ मजाक में कि एक बार फाइनेंशियल ऑडिट नहीं हुआ तो चलेगा, पर परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए। जो काम की जिम्मेदारी दी है उसका मूल्यांकन होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ आज मोदी जी के नेतृत्व में वर्ल्ड बैंक के लिस्ट में ईज़ ऑफ बिजनेस में हमारा रैंक अभी ऊपर ऊपर जा रहा है। रेड टैपिज्म, भ्रष्टाचार मुक्त पद्धति, रेड टैपिज्म को हटाना, ट्रांसपेरेंसी, टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, पॉजिटिविटी, ये बहुत आवश्यक है। और सरकार में इसके निश्चित रूप से अगर मंत्री जी इसके लिए सब कोशिश करते तो परिणाम मिलते भी हैं। ये बताइए, एमएसएमई का जैसे पैकेज जो है, पैकेज में जो बात की गई भाई 3 लाख करोड़ का, अब राहुल गांधी कहते हैं कि ये सब लोन है, ये डायरेक्ट बेनिफिट दे देना चाहिए था, चाहे एमएसएमई को भी देना है तो डायरेक्ट बेनिफिट दे देना चाहिए था। आप उसमें कहाँ हैं कि इस विवाद में? देखिए, पहली बात तो राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी ने अनेक सालों तक सरकार चलाई है। पैसा पैसा होता है, जो इधर रिजर्व बैंक की छपी हुई नोट आती है हाथ में, वो बैंक से आती है कि कहीं तनख्वाह से आती है या कोई ग्रांट में आती है, पैसा पैसा होता है। और इसलिए सरकार की अपनी एक मर्यादा होती है। पर मैं आपको पूछता हूँ, रिजर्व बैंक किसकी है? रिजर्व बैंक का और बैंकों का पैसा किसका है? क्या ये सब पैसे के लिए सरकार में उत्तरदायी सरकार नहीं है? और सरकार ने निर्णय करके कोलैटरल फी 20% एडिशनल लोन मंजूर किया और जिसकी गारंटी सरकार ने ली है, तो क्या ये सरकार ने दिया हुआ पैसा नहीं है? और सरकार का पैसा है नहीं, क्या नितिन गडकरी के जेब से निकलेगा या मोदी जी के जेब से निकलेगा? ऐसा थोड़ी अर्थ होगा। पैसा पैसा होता है और पैसा इतना होशियार होता है, किसी के जेब में नहीं रहता। अगर वो किसी को वेतन के रूप में मिलता है तो बाज़ार में जाकर वो किराना खरीदता है, कपड़े खरीदता है तो उनके जेब में जाता है। कपड़े खरीदने वाला स्कूटर खरीदता है तो वो स्कूटर वाले डीलर के जेब में जाता है। स्कूटर वाला कंपनी को पैसा देता है तो कंपनी के जेब में जाता है। और कंपनी वाले उसके एंसेलरी इंडस्ट्री जो छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं उनको देते हैं तो उनके पास जाता है। तो पैसा घूमना चाहिए। पैसा घूमने से ही रेवेन्यू बढ़ता है, पैसा घूमने से ही लिक्विडिटी बढ़ती है, पैसा घूमने से ही परचेसिंग पावर बढ़ती है और पैसा घूमने से ही इकोनॉमी स्ट्रांग बनती है। तो आखिर ये इकोनॉमी का सिद्धांत यही है कि लिक्विडिटी को बढ़ाना, और लिक्विडिटी बढ़े बिना ग्रोथ रेट नहीं बढ़ेगी। और इस समय तो बहुत स्थिति खराब है और इसलिए 20 लाख करोड़ का पैकेज है। इसका पैसा 20 लाख करोड़ स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार का जो बजट का है वो पैसा, और कम से कम 10 लाख करोड़ पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। और जो हम कोशिश करें कि एमएसएमई में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, हम लोग एमएसएमई को, अच्छे एमएसएमई को कह रहे कि वो एमएसएमई स्टॉक एक्सचेंज में जाए, 15% हम फंड्स ऑफ फंड में से उसको देंगे इक्विटी में, बाकी वो मार्केट से खड़ा करेगा। हम लोग, जो लोग एनपी अकाउंट हो गए उनके लिए उनके प्रोपराइटर को इक्विटी के रूप में 20,000 करोड़ हम देंगे, तो आप पैसा देंगे ताकि वो प्रेजेंट पॉलिसी में एनपीए होने के बाद बाहर आएगा और रिस्ट्रक्चर हो जाएगा। तो क्या ये मदद सरकार की नहीं है? और अगर सरकार निर्णय नहीं करती तो क्या इंडस्ट्री को ये सब फ़ायदा मिलता? अभी हमने मार्च तक करीब 6 लाख इंडस्ट्री को रिस्ट्रक्चर किया है और अभी आने वाले समय में 31 मार्च तक हम लोग 25 लाख एमएसएमई को रिस्ट्रक्चर करेंगे। और जो 3 लाख करोड़ है ये कम से कम 45 लाख एमएसएमई को इसका फ़ायदा होगा। हमने एमएसएमई की डेफिनेशन अब बदल दी है। तो मुझे लगता है कि इसका
सकारात्मक पॉजिटिव परिणाम मार्केट पे दिखेगा, पर परिस्थिति कठिन है, समस्या गंभीर है, विश्व पूरा संकट में है, भारत भी संकट में है। और इस समय हमको हिम्मत के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर, निगेटिविटी और फ्रस्ट्रेशन, निराशा को छोड़कर सभी स्टेक होल्डर को आगे जाना होगा। और मैं आपको एक बात पूछता हूँ, इस समय अड़चन में कौन नहीं है? इंडस्ट्री अड़चन में है, हमारे माइग्रेंट लेबर घूम रहे बेचारे, उनको तनख्वाह नहीं, वो अड़चन में है। जी जी। बैंकिंग सिस्टम पूरी स्ट्रेस के अंदर है। अब राज्य सरकार के पास अगले महीना तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं, इसी दिक्कत है। और इतना ही नहीं तो अब हमारा भारत सरकार का भी रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है। ये झगड़ा करने का समय नहीं है, ये कंधे से कंधा लगाकर, पैर से पैर, हाथ एक साथ मिलाकर हमको साथ चल के आगे चलना पड़ेगा, और तभी हम आगे चल पाएंगे। अब राजनीति हो, जैसे जात, पंथ, धर्म, भाषा, राजनीति, एक दूसरे को कोसना, इसका ये समय नहीं है। देश सर्वोपरि है, हमको आगे जाना है और हमको ये संकट से बाहर निकलना है। हम कोरोना की लड़ाई भी जीतेंगे, वायरस के खिलाफ हमारा वैक्सीन आ जाएगा, और उसके साथ साथ हम आर्थिक लड़ाई भी जीतेंगे और हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे। फिर जिसको जो राजनीति करना है, जो दम है, वो कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोकतंत्र में उनका अधिकार है वो करना। नहीं तो राजनीति और खासकर महाराष्ट्र की राजनीति तो आपसे ज़्यादा कौन समझता है? अब ये महाराष्ट्र में तो आप कह रहे हैं कि सबको साथ मिलकर लड़ना चाहिए। आप क्या मानते हैं, उद्धव ठाकरे ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई अच्छी लड़ी है? देखिए, मैं ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ जिसके कारण नए विवाद होंगे। मैं उद्धव ठाकरे जी से भी मेरी बातचीत होती रहती है, शरद पवार साहब से होती है, अजित पवार से भी होती है, देवेंद्र जी से भी होती है। और मैं महाराष्ट्र को कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी मुझे प्रधानमंत्री ने दी है, तो जिला कलेक्टर और एसपी से भी बात करते रहता हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि इस समय हमने राजनीति के बजाय सबने मिलकर लोगों की रक्षा करनी चाहिए, कोरोना की लड़ाई लड़नी चाहिए, और यही सबसे उचित बात होगी। और भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सब राज्य सरकार के पीछे पूरे शक्ति के साथ खड़े हैं। हम उनको जितना संभव होगा उतनी मदद करने के लिए तैयार हैं। नहीं, पर उधर से इल्जाम आते हैं कि आप तो सरकार गिराने के लिए बैठे हैं। मैं आजकल नागपुर में हूँ, मैं नागपुर से डायरेक्ट दिल्ली आता हूँ। मुंबई जाना मेरा लगभग बंद है, तो मुझे पता नहीं कि मुंबई में क्या चल रहा है। आपने जो कहना था वो कह दिया नितिन जी। लेकिन एक बात बताइए भाई, ये जिस तरीके से राज्यों की राजनीति दिख रही है, केंद्र की राजनीति दिख रही है, इससे बेहतर ना होता है? अब जैसे मजदूरों की बात है, आपके मंत्रालय की बात है, सेक्टर की बात है, ये एमएसएमई में ही तो मजदूरों का सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, इनका पलायन हो गया, तो काम धंधा कैसे आगे चलेगा? आप लोन भी दे दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, सारे पॉलिसी बना दीजिए, लेकिन मजदूर ही नहीं है। तो देखिए, आपकी मैं एक बात से सहमत नहीं हूँ। आपने मीडिया में ऐसा इंप्रेशन तैयार कर दिया है कि इस देश की पूरी इंडस्ट्री माइग्रेंट लेबर पर चालू है। ये सच नहीं है। अच्छा, ये वॉल्यूम 10 से 20% है। ठीक अब है। काफ़ी इंडस्ट्री चालू हो गई है, और मैं अभी करीब पिछले 1.5-2 महीने में मैंने 110 वीसी की है एसोसिएशन के साथ, चैम्बर्स के साथ। तो मुझे ये रिसाइकलिंग इंडस्ट्री वालों ने कहा कि हमारे मजदूर आने के लिए तैयार है। तो मैंने कहा वहाँ राज्य सरकार के पास जो जिलाधिकारी है, वहाँ के जहाँ गए हुए वहाँ के जिलाधिकारी को आवेदन दो, जहाँ लाना है उसको आवेदन, दोनों का कोऑर्डिनेशन करो। और कोरोना के बारे में जो 3 बातें हैं, मास्क लगाना मैंडेटरी है, सोशल डिस्टेंस 1 मीटर से ज़्यादा मेंटेन करो, और दूसरी बात, फैक्ट्री में जाते समय हाथ लगातार सैनिटाइज़र से साफ करते रहो। और आपको फैक्ट्री में आवश्यकता होगी तो शेल्टर और फूड की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अभी अब तमिलनाडु में एक बड़े इंडस्ट्री जो ऑटोमोबाइल की, उन्होंने व्यवस्था की, तो ये भी चिंता करनी पड़ेगी। अगर उनको शहर से लाना होगा तो बस में 25 ही लोग आएंगे, 1-1 मीटर डिस्टेंस मेंटेन करके लाना होगा। तो आपको ये चिंता करनी पड़ेगी कि जो राज्य सरकार और भारत सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उसका अमल में लाकर आप अपनी फैक्ट्री को शुरू करिए। हमने नेशनल हाईवे ओपन कर दिया, 70% ट्रैफिक आ गया। अभी हमारे पोर्ट इफ़िशिएंटली चालू हो गए, पूरे एक्सपोर्ट चालू हो गया। तो मुझे लगता है वी नीड टू अंडरस्टैंड आर्ट ऑफ लिविंग विथ कोरोना वायरस। ये जब तक हमारे पास ये वैक्सीन नहीं आता, तब तक हमको कोरोना के साथ जीने की जीवन पद्धति को समझकर चलना ही होगा। उसके सिवा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ये हाईवे पर कुछ नए कानून आएंगे, मतलब अब सोशल डिस्टेंसिंग और 50 चीज़ें जो जैसे आपने बताया, तो हाईवे के लिए अभी पहले आपने कुछ कानून चेंज किए थे, चालान बढ़ गए थे, अभी और कुछ होने वाला है?
नहीं नहीं, नहीं। हाईवे पे कोई कानून नहीं ला रहे, कोई चालान हमने बढ़ाया नहीं। आपको पता है देश में 5 लाख एक्सीडेंट होती थी, 1.5 लाख मौतें होती है, जी जी। और ये 3 महीने में एकदम एक्सीडेंट नहीं के बराबर है। कोरोना में मरने वालों की संख्या और एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या ओवरऑल बहुत मृत्यु दर कम हो नहीं गया। मतलब गाड़ी मैं चलेगी नहीं, ये गाड़ी आपको चलेगी नहीं, statistics गाड़ी में बता चलेगी रहा नहीं, गाड़ी चलेगी नहीं तो एक्सीडेंट कहाँ से होगा? पर आपको एक मालूम है कि नया एक्ट आने के बाद देश में 25% तमिलनाडु में एक्सीडेंट कम हुए, मृत्यु भी संख्या कम हुई। जी जी। और आप देखो अगले मार्च में जब डाटा आएगा तो 35 से 40% मौतें कम होगी, एक्सीडेंट कम होंगे। और मेरा सपना है कि 5 साल के अंदर हिंदुस्तान में 1.5 लाख लोग जो मौतें होती है एक्सीडेंट में, ये मुश्किल से 20-25% पे आएगी। और इस देश को हम लोग ये एक्सीडेंट मुक्त बनाने की पूरी कोशिश पे लगे हैं। हमने उसके लिए ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किए, एक्सीडेंट के कारण ढूंढे हैं, और निश्चित रूप से उसमें काफ़ी काम चल रहा है। तमिलनाडु के सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, वहाँ 25% कमी आई है। बाकी सरकार को भी मैंने कहा कि उसका अनुकरण करिए। देखो संकटें आती है, समस्याएं पैदा होती है, ये तो चलने वाला है। एक संकट से दूसरा संकट आता है, हमको उसके ऊपर जीत हासिल करना है। पॉजिटिविटी और आत्मविश्वास के साथ हम संकटों को आगे झेलते हुए हमको उस पर मात करके आगे जाना है। यही जीवन का सबसे अच्छा मंत्र है। और मीडिया से भी आप इसी प्रकार की पॉजिटिविटी को अगर प्रोत्साहित करेंगे तो आपके द्वारा भी ये बहुत बड़ा योगदान होगा। जी जी, कोशिश तो करते हैं नितिन जी, लेकिन क्या है कि वो राजनीति फिर भी आ जाती है। अब रोज बयान आ जाते हैं, अब उन पे पूछना पड़ता है। आज देखिए ना दिल्ली में कैसा घमासान हो रहा है। यहाँ कह रहे हैं कि 2-2 लाख केस हो जाएंगे जुलाई तक, और लड़ाई इस बात पे हो रही है कि बेड केंद्र सरकार का होगा कि राज्य सरकार का। ये एनसीआर का जो कॉन्सेप्ट है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एनसीआर का कॉन्सेप्ट लोगों ने इसको बिल्कुल अब खत्म कर दिया है। अब दिल्ली वाले कह रहे हैं हम दिल्ली वाले, हरियाणा वाले कह रहे हैं हम हरियाणा वाले, यूपी वाले कह रहे हैं हम यूपी वाले। ये लोग क्या करें जो एक जगह रहते हैं दूसरी जगह काम करते हैं? देखिए ये तो सच्चाई है कि दिल्ली की राज्य की सीमा एक तक है, हरियाणा की सीमा एक तक है, उत्तर प्रदेश की सीमा एक तक है। और जहाँ उनकी सीमा जहाँ तक है, उस सीमा तक क्या करना और क्या नहीं करना ये अधिकार राज्य सरकार का है। और ये हमारा फेडरल कैरेक्टर है, और राज्य सरकार के अधिकार उसमें लिखे गए, केंद्र सरकार के अधिकार लिखे गए। तो स्वाभाविक रूप से दिल्ली जैसे जगह पर ही आएगी, क्योंकि दिल्ली का आदमी कहीं ना कहीं नोएडा में काम करने के लिए जाता है जी। नोएडा का आदमी दिल्ली में आता है, दिल्ली का आदमी गुड़गांव में जाता है। तो अब धीरे धीरे ये समस्या है, पर इसको भी दोनों राज्य मिलकर आपस में बातचीत करके सुलझा दें। और मैं तो इसमें अच्छी बात कर रहा हूँ कि मैं दिल्ली मुंबई हाईवे बना रहा हूँ, तो मैं नोएडा के इंडस्ट्री को और गुड़गांव के इंडस्ट्री को कहता हूँ कि दोनों यहाँ से निकलो, और मुंबई दिल्ली हाईवे में मैं आपको 20 लाख रुपए से सस्ती ज़मीन देता हूँ। मैं ज़मीन एक्वायर करता हूँ, वाटर पावर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी देता हूँ, और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, पोर्ट कनेक्टिविटी देता हूँ। वहाँ बढ़िया टाउनशिप बनाओ और वहाँ इंडस्ट्री डालो। मैं लेदर क्लस्टर, प्लास्टिक क्लस्टर, फूड क्लस्टर, एक्सपोर्ट क्लस्टर अलग अलग प्रकार के वहाँ बनाने के लिए मैं प्रोत्साहित कर रहा हूँ। अब यहाँ नोएडा में, गुड़गांव में जगह नहीं है। कितना दिल्ली का प्रॉब्लम है आपको पता है। अभी हमने दिल्ली का रिंग रोड बनाया, नहीं तो क्या कितना पोल्यूशन होता था। आज दिल्ली का करीब काफ़ी बड़ा ट्रैफिक बाहर के बाहर चले जाता है। दिल्ली के पोल्यूशन के कारण पूरे दुनिया में दिल्ली का नाम बदनाम हुआ था। हमको दिस इज़ द टाइम कि हमें कुछ कठोर निर्णय करने पड़ेंगे। उद्योगों का विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा। गरीब लोगों के लिए सस्टेनेबल हाउसिंग, चाहे रेंटल हो चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, वो बनाना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी बनानी पड़ेगी, शुद्ध और स्वच्छ जल देना पड़ेगा, अच्छे मकान बनाने पड़ेंगे, अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्कूल बनानी होगी, अच्छे हॉस्पिटल बनाने होंगे। और हमको धीरे धीरे नए क्लस्टर बनाने चाहिए। जो आता वो मुंबई में घुस जाता, जो आता पूना में जाता, जो बेंगलोर में जाता। अभी वो धारावी में 1.5 लाख लोग तो केवल चमड़े का काम करते, चर्मकार समाज के। मैंने कहा मैं ठाणे जिले में मुंबई दिल्ली हाईवे के बाजू में आपको जगह देता हूँ, आप नया लेदर क्लस्टर बनाओ और वहाँ आके आपके घर और क्लस्टर डिज़ाइनिंग सब एंसिलरी इंडस्ट्री वहाँ खोलो और अच्छा क्वालिटी लाइफ आपको मिलेगा। अब धारावी में रहना कितना कठिन है, कितना कंजेशन है। आपको पता है कि आशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया धारावी है। तो दिस इज़ द टाइम कि हमको इसके निर्णय करने पड़ेंगे कि उद्योगों का विकेंद्रीकरण हो और स्मार्ट सिटीज़ जैसे स्मार्ट विलेजेस बने, क्लस्टर बने, और लोगों को हम धीरे धीरे डिकंजेस्ट करें कुछ शहरों को। उसके सिवा कोई उपाय नहीं है। और ये जो कंजेस्टेड जगहें हैं, और कोरोना ने तो दिखाई दिया है कि जहाँ कंजेशन ज़्यादा है वहाँ पर संक्रमण ज़्यादा है। और यही बात बिल्कुल
मुंबई सरकार भी कह रही है कि हमारा चैलेंज इसलिए ज़्यादा है, दिल्ली सरकार भी ये कह रही है हमारा चैलेंज इसलिए ज़्यादा है कि यहाँ कंजेशन ज़्यादा है। जैसे आपने धारावी की बात की, वहाँ कोरोना कितनी ज़बरदस्त तरीके से फैला। अब उस पे अभी देखो, मैं आपको दो बातें बताता हूँ। बोलिए। नहीं, एक छोटी सी बात, मैंने केजरीवाल जी को एक प्रपोजल दिया था। अच्छा। उन्होंने भी हाँ कहा था। तो वो आगे आकर करे कि मैं रिंग रोड के बाजू में दिल्ली के जितने गोडाउन्स है, प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, हार्डवेयर के गोडाउन, सीमेंट के गोडाउन, स्टील के गोडाउन और फूड और आइटम्स के गोडाउन सब दिल्ली के बाहर रिंग रोड पर ले जाए। और केवल ये बैन ही कर दे कि दिल्ली में कोई गोडाउन नहीं है। अगर ये जो कचरा है, वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, स्टील वेस्ट, सब बाहर, तो दिल्ली में एकदम कंजेशन कम हो जाएगा। मैं तैयार हूँ। अब दिल्ली का रिंग रोड आपने देखा होगा। जी जी, जो 15,000 करोड़ का रिंग रोड हमने सुंदर बना। मैं बाजू में, रोड के बाजू में गोडाउन्स फ्री, मैं लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए तैयार हूँ। मैं कहा कि हम दोनों मिलकर बनाएंगे। पेरिफेरल एक्सप्रेस तो पे आप कह रहे हैं। समस्या सॉल्व हो जाएगी ना। हाँ, पेरिफेरल रोड का। हाँ, अभी तो दिल्ली मुंबई हाईवे के बाजू में हम कुछ लोग को ले जाएंगे। हाँ। तो हाँ, ये इससे धीरे धीरे क्या होगा, दिल्ली का कंजेशन कम होगा। लेकिन ये तो यूपी में है पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, या हरियाणा में है। फिर हरियाणा सरकार बोलेगी हमारा अब तो बॉर्डर ऐसे बन गए साहब कि ऐसा लग रहा है कि वीजा लेके जाना पड़ेगा। कोई ज़रूरत नहीं है। मैं, हरियाणा सरकार भी मेरे साथ है और आपकी उत्तर प्रदेश की भी सरकार है। हम दोनों बैठकर हम बिल्कुल लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए तैयार है। सबकी स्वीकृति, हम बैठ के मामला निपटाएंगे। आपको पता है मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था। जी जी जी। और 1970 से लेकर कम से कम 9 प्रोजेक्ट ऐसे थे, राज्यों में झगड़ा चल रहा था। और मैंने 7-8 प्रोजेक्ट पर मेरे रूम में सभी मुख्यमंत्री को बुलाकर कहा दरवाज़ा बंद करो, और मैंने कहा आप बैठो और निर्णय करो। और लगभग वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। साइन किया सब लोगों ने, 6 मुख्यमंत्रियों ने साइन किया और सब प्रोजेक्ट क्लियर हो गए। पर आपको पता है कि जो प्रोजेक्ट 1100-1100 करोड़ में हो सकता था, उसकी कीमत 28,000 करोड़ हुई, 40,000 करोड़ हुई। कितना बड़ा वेस्ट हुआ। और ये प्रोजेक्ट से फ़ायदा सबका था। अभी दिल्ली को पानी चाहिए ताकि वो हिमाचल प्रदेश में एक डैम बन रहा है, और वो यमुना में पानी आएगा तो दिल्ली के आने वाले 25 साल पीने के पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक प्रोजेक्ट मैंने दिल्ली का सेटलमेंट हिमाचल के साथ करके मिटा दिया। बहुत से झगड़े मिट सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी मैं तो अब लोग बैठेंगे, जी चर्चा करेंगे और देश हित में सोचेंगे तो हो जाएगा। हाँ, आपकी बात सुन के लोग विजुलाइज कर रहे हैं कि एक कमरे में नितिन गडकरी बैठे हैं एक टेबल के तरफ, और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, एक तरफ केजरीवाल साहब हैं, एक तरफ खट्टर साहब हैं, और आपने कहा है साइन करो नहीं तो भी दरवाजा खोलूंगा। ऐसा होने वाला है। ऐसा नहीं। मैं सभी मुख्यमंत्री को सम्मान करता हूँ। मैंने कहा देखो आप सबके हित में है। अभी ये हमारे 6 नदियाँ हैं। हाँ। उसमें से 3 नदियाँ हमको मिली, 3 पाकिस्तान को मिली, और हमारे अधिकार का पानी पाकिस्तान में जा रहा। और पंजाब, हरियाणा और हम झगड़ा कर रहे हैं। मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री जी जो थे अभी अमरिंदर सिंह जी को फ़ोन किया। जम्मू कश्मीर में हमारे राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक जी, उनको फ़ोन किया। उनके सेक्रेटरी को वहाँ भेजा, दोनों के बीच में एग्रीमेंट करा के साइन करा दिया। अब पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है, कम से कम वो पानी हरियाणा को मिले या पंजाब में मिले, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो मुझे लगता है कि ज़रूरत इस बात की है कि हम पॉजिटिविटी के साथ देश हित में विचार करके, दोनों का भी फायदा है इसमें जी। अब तो पंजाब को पानी मिलेगा, हरियाणा को पानी मिलेगा, दिल्ली को पानी मिलेगा, राजस्थान को भी पानी मिलेगा। मैंने काफ़ी झगड़े मिटा दिए पानी के। जी जी, वक्त यहाँ खत्म होता हुआ हमारा। गडकरी साहब, ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन आपने नया मंत्र दिया कि आत्मनिर्भर के साथ आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है इस वक्त। पॉजिटिविटी के साथ न सिर्फ राजनीतिज्ञ, नेता, मंत्री अपने आप को देखें, जनता अगर वो देखेंगे तो वो पॉजिटिविटी जनता में भी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।